हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एकदम फिट। ओके। और इस टाइम में फिट रहना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम टाइम है। और जिनकी एग्जाम्स स्टार्ट हो चुकी हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनकी स्टार्ट होने वाली हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक उनकी प्रिपरेशन के लिए। और अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें बेटर परफॉर्मेंस और आई थिंक बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लाते रहिए। आप भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। ओके। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले एक जो हेल्थ जो वर्ड है वो हमारी ठीक होनी चाहिए, तभी माइंड जो है वो हेल्दी रहेगा। और अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए माइंड का हेल्दी रहना जरूरी है। बाकी अदर थिंग्स को आप इग्नोर करिए थोड़े दिन, जब तक एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। एक बार एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर बाकी जो एक्टिविटीज हैं उनको आप फिर से कंटिन्यू कर पाएंगे। और वो एक्टिविटीज तब तक ही कंटिन्यू रहेंगी जब तक आप अच्छे मार्क्स लाते रहेंगे। तो थोड़ा उनको पोस्टपोन करिए एग्जाम तक, और केवल स्टडी पे फोकस कीजिए। हेल्दी फूड लीजिए, लिक्विड फूड ज़्यादा लीजिए जिससे कि नींद नहीं आए। आने भी जरूरी है नींद, लेकिन उसका टाइम लिमिटेड होना चाहिए क्योंकि सोते ही रहेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब? ठीक। तो पढ़ते रहिए बस। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ये बहुत पहले कही हुई कहावत है। अब देखते हैं पढ़ लिख कर नवाब बनते हैं या क्या बनते हैं। तो पढ़ते रहिए। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल भी हमने प्रीवियस जो वीडियो था, हमारा पिछला वीडियो जो था, उसमें हमने देखा कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम एक अनसीन पैसेज को सोल्व कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं, आज कुछ नया सीखने वाले हैं। टॉपिक वही है अनसीन पैसेज ही, लेकिन उसके बारे में कुछ न्यू इंफॉर्मेशन, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हम जानेंगे। आप भी, मैं भी साथ साथ जानेंगे, नो प्रॉब्लम। तो उस इंफॉर्मेशन को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं केवल इतना ही बोलता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, और पूरा देखिए वीडियो को। जब तक आप कंप्लीटली वॉच नहीं करेंगे सीखने में मिस्टेक होगी। वो एक कहावत है मारवाड़ी के अंदर, थो तो चुने बाजे गणो। तो यदि पूरा नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो कंप्लीट, स्टार्ट टू एंड, पूरा। जरूरी नहीं कि आप जैसे वीडियो अपलोड हो वैसे ही देखें पूरा। जब आपको, आप फ्री हो, रिलैक्स हो, जब आपका उसको देखने का मन हो तब देखें, लेकिन पूरा देखें। बेमन से तो देखना भी नहीं है। जब आपकी इच्छा हो, ये मन करे कि अब हमें ये चीज सीखनी है, तभी हमें स्टडी करनी चाहिए और तभी आपको ये वीडियो देखना है, पूरा देखना है। ठीक। तो चलिए आज की प्रोसेस शुरू करते हैं। अनसीन पैसेज के अंदर जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं उनमें जो चीजें होती हैं उनके बेसिस पे आंसर को हम किस प्रकार से क्रिएट करें, आंसर कैसे लिखा जाएगा, इस बात का हम पता कैसे लगा पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो में। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो से एक नया टॉपिक लेके आएंगे। उसके अंदर वो भी एग्जाम से रिलेटेड होगा क्योंकि हमें वही टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करने हैं जो हमें एग्जाम में जल्दी काम में आने वाले हैं, या उनके बारे में हमें एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। तो इसको आज ही हम सम अप करने की या कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। कम अनसीन पैसेज के अंदर क्वेश्चंस में क्या होगा और आंसर में हमें फिर उसका करना क्या है, उसके बारे में आज की इंफॉर्मेशन होने वाली है। बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, तो मिस मत करिए बिल्कुल भी। देखते रहिए। आपका इंटेंशन जो है वो सीखने का होना चाहिए। आप बिल्कुल अटेंटिव होने चाहिए, कंसंट्रेशन आपका हाई होना चाहिए और सीखते रहिए। अब पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, यदि आपको जो अनसीन पैसेज के थ्रू जो क्वेश्चन दिया गया है
उसके अंदर डज हेल्पिंग वर्ब है, तो उसका जो आंसर आप लिखेंगे वो अफर्मेटिव होगा। कैसा आंसर होगा? अफर्मेटिव होगा। और अफर्मेटिव के अंदर आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अकॉर्डिंग टू द गिवन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। डज आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा जिसके अंदर ये इसका आइडेंटिफाई होगा। इनडायरेक्टली आप ये देख सकते हैं डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो आंसर में नहीं लिखनी। ओके, अरे दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे क्वेश्चन में डज आया है कि तो हमें वो जो आंसर लिखेंगे वो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है सिंपल प्रेजेंट में, तो इस बात का आप ध्यान रखें। यदि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, मतलब उसमें डज भी है और नोट भी है, दोनों साथ साथ तो नहीं होंगे, फिर तो नेगेटिव ही रहेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? इनके बीच में सब्जेक्ट होगा, है ना। लेकिन यदि डज भी है और नोट भी है तो इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। कैसा बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस बनेगा जिसमें डज रहेगा, उसको हटाना नहीं है, नोट भी वैसा का वैसा ही रहेगा, और वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और एस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनी हुई है, एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिट नहीं कर सकते हैं उसको। मान लीजिए उस क्वेश्चन के अंदर केवल डू है, तो आंसर के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, और यदि डोंट है या डू नॉट है तो आंसर जो है वो आपका नेगेटिव होगा, और उसमें आपको डू को हटाना नहीं है, डू वैसा का वैसा ही रहेगा, नोट भी आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, और वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। वैसे भी डू जहां होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्वेश्चन में आपको मिलेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों ही प्रकार के सेंटेंस में हमें एस और ईएस का यूज नहीं करना है। तो दोनों बातें आप समझ गए, डज और डू से रिलेटेड जो थी। केवल डज है तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस। डज और नोट दोनों है क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर बनेगा नेगेटिव। कैसा बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। जिसमें डज भी होगा, नोट भी होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं डज यहाँ पे क्वेश्चन में था, आंसर में डज नहीं है, क्योंकि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सिंपल प्रेजेंट के उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो ये तो आपने देखा, यदि सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं अपन उसको, या प्रश्न जो है क्वेश्चन जो है वो किसका हो, ये किसका आइडेंटिफिकेशन है? सिंपल प्रेजेंट का। अब चलते हैं पास्ट वाले में, जिसमें डिड हो और डिड नॉट हो। यदि वो क्वेश्चन जो है उसका हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो उसका जो सेंटेंस मतलब आंसर जो है वो कैसा बनेगा? अफर्मेटिव बनेगा। कैसा बनेगा रे देवी और सज्जनों? अफर्मेटिव बनेगा। कैसा बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। और इतना तो आप जानते ही हैं, डिड जो है वो कौन से टेंस में आता है? कौन से में आता है? जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? सिंपल पास्ट में आती है, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जब उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आंसर, उत्तर, जवाब, तो वो सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अफर्मेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहां पे आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं आपको। सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो ऐसा होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, यदि हम WH वर्ड से इसको स्टार्ट करें, तो WH वर्ड डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यही होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अब बस आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल इस इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर है उसको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में चेंज करना है, और इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर
ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन होंगे, आंसर ऐसा होगा। समझ गए? समझे कि ना समझे? अभी तक आपने वो पहले वाला जो वीडियो था उसके लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी आपने कमेंट में लिखा नहीं है अभी तक। 2 वर्ड के सिनोनिम पूछे थे उस अनसीन पैसेज में से। आपको कहा था कि इन दोनों वर्ड्स के जो सिनोनिम्स हैं उसको आप कमेंट करके लिखें, लेकिन आप लिखे नहीं। उसके पीछे रीजन यही है कि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा। आई नो वेरी वेल कि आप पूरा नहीं देखे उस वीडियो को, इसीलिए आपको क्वेश्चन मिला ही नहीं मैंने क्या पूछा था। और जब तक आपको क्वेश्चन नहीं पता, आंसर क्या लिखते हैं आप? तो इसीलिए मैं कहता हूँ पूरा वीडियो देखिए, जिससे आप कोई भी चीज मिस नहीं करें। मैं आंसर उनके बता देता हूँ। एक जो वर्ड था वो मैंने पूछा था वेरी स्मॉल, इसका सिनोनिम होता है टाइनी। क्या होता है? टाइनी। और एक का था, एक वर्ड था गिव, इसका भी सिनोनिम हमें बताना था, और वो उस अनसीन पैसेज में था प्रोवाइड। क्या था? प्रोवाइड, उपलब्ध कराना। गिव यानी देना, प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना। वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटा, और टाइनी का मतलब भी होता है बहुत छोटा। तो ये 2 आपको वर्ड्स लिखने थे, लेकिन आप मिस कर गए क्योंकि आपने वीडियो पूरा नहीं देखा। आपने सोचा कि लास्ट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई बाद में। चलिए, इस बार मिस कर गए, नेक्स्ट टाइम मत करिएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि जिस सेंटेंस में डिड होगा, सेंटेंस उसी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वो आपको यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में दिख रही है। इनमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यदि वो सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्वेश्चन वाला है ना, तो इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, जिसमें डिड भी होगा, नोट भी वैसी की वैसी रहेगी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जिस सेंटेंस में डिड होता है, मेन वर्ब की उसमें फर्स्ट फॉर्म ही होती है। ये बात आप टेंस के प्रोसेस में पढ़ चुके हैं, मैंने शायद नरेशन में भी बताई होगी, और नरेशन में नहीं, मैंने शायद, ये शायद क्या बताई है, भूल गए क्या? वो इसमें भी बताई होगी। तो उसमें जब उस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को अपन आंसर लिखेंगे उसका, तो वो होगा एक नेगेटिव सेंटेंस जिसमें डिड भी होगा, नोट भी होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। गॉट इट? नेक्स्ट, यदि वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो वाई से स्टार्ट हुआ है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो अनसीन पैसेज के बाद में दिया हुआ है वो वाई से स्टार्ट हुआ है, या कोई भी क्वेश्चन जो वाई से स्टार्ट हुआ, चाहे वो अनसीन पैसेज का हो या आपकी टेक्स्ट बुक में से लिया गया हो, कुछ कहीं से भी हो, यदि वो वाई से स्टार्ट हुआ है तो उसका आंसर बिकॉज से स्टार्ट होता। अब आप चाहें तो इसको स्टार्ट में लिखकर आंसर लिख सकते हैं, या फिर वो क्वेश्चन में से क्वेश्चन को अफर्मेटिव बना के फिर उसके आगे बिकॉज लगाकर उसका रीजन लिख सकते हैं। ओके, लेकिन लिखना बिकॉज मतलब कंपलसरी है उसके अंदर, क्योंकि ये हमसे पूछ रहा है रीजन, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि उसने ऐसा किया कि, क्यों, क्यों की, है ना। जैसे मैंने खाना खाया, उसने खाना क्यों खाया, या आपने खाना क्यों खाया, तो फिर मैं बोलूंगा मैंने खाया खाना क्योंकि मुझे भूख लगी थी। ओके, तो वाई वाले क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना है बिकॉज से स्टार्ट करना है आंसर। यदि किसी सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव है उसके मिडिल में देयर आया, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यदि उसके मिडिल में देयर आया है तो आंसर की स्टार्टिंग जो है स्टार्ट विथ देयर, तो आप आंसर देयर से स्टार्ट करेंगे। हाउ मैनी रूम्स आर देयर, हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर स्कूल, देयर आर 100 रूम्स इन आवर स्कूल, इस तरह से। तो आंसर जो है वो देयर से ही स्टार्ट होगा यदि क्वेश्चन में देयर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मिडिल में आया हो। यदि किसी सेंटेंस में व्हेन क्लोज है,
मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें वेन भी है और फिर उसके आगे एक फ्रेज भी लिखा हुआ है, सेंटेंस भी है। तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो वो जो स्टार्ट होगा आंसर, उसमें यदि आप इस वेन क्लोज को ही लिखेंगे तो जो आपका आंसर है वो बहुत ही दमदार दिखेगा, बेटर दिखेगा, मतलब इम्प्रेसिव लगेगा, प्रभावशाली जिसे कहते हैं। तो यदि क्वेश्चन के अंदर वेन क्लोज है तो आंसर आपको स्टार्ट करना चाहिए वेन क्लोज से, जिससे आपका आंसर जो है वो इम्पैक्टफुल बन सके, प्रभाव डालने वाला, कि सामने जो भी चेक करने वाले हैं या जो एग्जामिनर है, जैसे ही आपका आंसर पढ़े भूल जाए सब कुछ और आप ही को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे प्रतिभाशाली, टैलेंटेड स्टूडेंट मान। लिखने की जो स्टाइल है ना, वो भी एक तरह का मतलब वेपन है हमारे लिए, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने का। हमारी हैंडराइटिंग अच्छी है, हमारा लिखने का स्टाइल अच्छा है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा, कुछ ना कुछ तो, थोड़ा या ज्यादा, जैसा भी हो वो उस एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपकी हैंडराइटिंग से कितना इंप्रेस हुआ है, कितना इम्पैक्ट उसके माइंड पे पड़ा है, उसका मूड जो है वो आपकी हैंडराइटिंग देख के कितना रिफ्रेश हुआ है। लेकिन ये डेफिनेट है कि आपको बेनिफिट जरूर होगा, क्योंकि अच्छी चीजों का बेनिफिट हमेशा होता है। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, लिखने का स्टाइल अच्छा है, सेंटेंस मेकिंग अच्छी है, आपके वर्ड्स का सिलेक्शन अच्छा है, तो बेनिफिट होना तय है, डेफिनेट है, उसमें कोई इफ और बट है नहीं। तो अपनी हैंडराइटिंग को लगातार कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहिए, नए नए वर्ड्स सीखते रहिए, जिससे कि आप अलग अलग वर्ड्स को सिलेक्ट करके नए नए सेंटेंसेज बना सकें। एक ही बात को कहने के लिए आप अनेक या कई तरह की वर्ड्स को यूज कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अनसीन पैसेज आप बहुत ही अच्छे मैनर में, अच्छे तरीके से सोल्व कर लेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और आपको ये अब कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। बस एक काम आपको करना है, अब जहां भी आपको अनसीन पैसेज दिखे सोल्व कर डालिए। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी हैबिट बन जाएगी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को देख के उनके आंसर लिखने की। तो जहां भी आप अनसीन पैसेज देखिए, चाहे वो 8th क्लास की बुक में हो, 6th में हो, कहीं भी दिखिए आपको, अपने से छोटी क्लास या बड़ी क्लास जिसके पास में भी मिले, डू इट। और जैसे ही आप एक एक करके सारे अनसीन पैसेज सोल्व करते जाएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी कहीं कहीं पे, लेकिन उनको जब आप सोल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। फिर आप किसी भी तरह के अनसीन पैसेज को सोल्व करने के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे, तैयार बिल्कुल, पूरे अस्त्र शस्त्र वेपन्स लेके, कि देखा जाएगा जो भी होगा। आप तो अनसीन पैसेज फेंको हमारी तरफ, हम फेस टू फेस मुकाबला करेंगे अनसीन पैसेज का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते रहिए, अच्छा लगा है तो लाइक भी कर सकते हैं, और यदि कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली जो है वो एक्सटेंड हो सके। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।